हाँ भाई, तो आज हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख कहाँ पे थे हम लोग। बेसिस हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस स्टार्ट करना था, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही बेसिस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिड्स के बारे में क्या पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि एसिड्स अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वैसे ही बेसिस भी अगर रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हम पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं बेसिस की। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो सेम पॉइंट है, जैसे एसिड्स भी मेटल से रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है ना। इसको अगर हम जिंक मेटल से रिएक्ट कराते हैं, जिंक मेटल से, तो क्या होगा, क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O। ठीक है, तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O। अब ये Na2ZnO2 क्या है, Na2ZnO2 कहलाता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया, एक सॉल्ट बन गया, और यहां पे हाइड्रोजन गैस होगी प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेसिस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 लगा के ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि बेसिस जब रिएक्ट करते हैं मेटल से तो भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करते हैं तुम्हें मैंने बता दिया, पॉप साउंड के साथ वो बर्न करती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स का, और क्या एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर देते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वो सेकंड प्रॉपर्टी ये नहीं है। और एसिड्स में हमने फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि एसिड्स जब बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था स्टार्टिंग में एसिड्स सार होते हैं टेस्ट में। तो बेसिस के बारे में क्या है, बेसिस बिटर होते हैं, कड़वे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो बेसिस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक, एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते थे, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो सकते थे, हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाते थे वो। वैसे ही यहां पे बेसिस किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस में। पढ़ाइए तुम लोगों ने, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयंस। जो भी चीज आयंस में ब्रेक हो सकती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, दे डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयंस, जिन्हें हम हाइड्रोक्साइड आयंस भी बोलते हैं, है ना। OH माइनस आयंस का क्या मतलब है, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट कि जब बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कड़वे होते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं कि बेसिस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो वो सेम प्रॉपर्टी है जो एसिड्स में थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली, कि एसिड्स जब बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, है ना। तो ये वही सेम प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में वो नहीं लिखते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि एसिड्स मेटल की ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, वैसे ही बेसिस नॉन मेटल की ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं।
मेटल की ऑक्साइड्स मैंने तुम्हें बेसिक बताई थी, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट इज बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे मैंने एक रिएक्शन तुम लोगों को बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के, जब टेस्ट कर रहे थे तो लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है ना। तो वही एग्जाम्पल हम यहां पे भी ले सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास जो कि एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2, CO2 क्या है? नॉन मेटल की ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। जब CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो क्या फॉर्म कर देगा? सॉल्ट एंड वाटर। जब बेस को हमने रिएक्ट कराया एक नॉन मेटल की ऑक्साइड से तो हमें क्या मिल गया? एक सॉल्ट मिल गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहां से हमें क्या पता लगा कि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं, क्योंकि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिस की प्रॉपर्टीज हो गई, ये पांचों, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी की कि बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। बेसिस की डेफिनेशन में, अरेनियस वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि बेसिस जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक होते हैं, ये पढ़ा था, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको लेके, इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज यहां पे कि जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको एक अलग नाम दिया गया है, दैट इज एल्कलाइज। एल्कलाइज वो बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हर बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एल्कलाइज कहलाएंगे। यानी कि एल्कलाइज की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या है? वाटर सॉल्यूबल बेसिस, यानी कि वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो हैं वो एल्कलाइज कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी कहो ना कहो इसको, बेसिस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस वाटर में डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस देने के लिए। ये बात मैंने दोबारा इसलिए लिखी क्योंकि कुछ बातें और बतानी है यहां पे। अभी हमने डेफिनेशन में तो ये बात लिखी थी बेसिस की, है ना, लास्ट लेक्चर में। तो अब यहां पे क्या है कि ये बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन देने के लिए, ये बात हो गई। इसके बाद इसमें वो वाला पॉइंट लिख लो कि वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। क्या कहलाते हैं? एल्कलाइज कहलाते हैं। वाटर में डिसॉल्व हो जाने वाले बेसिस क्या कहलाते हैं? एल्कलाइज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता हूं। इसी पे था, एल्कलाइज पे एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 11th एंट्रेंस में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा था? ऑल बेसिस आर एल्कलाइज बी पॉइंट था
ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, सी ऑप्शन था इनका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम पहला पॉइंट देखें कि ऑल बेसिस आर एल्कलाइज, तो क्या सारे बेसिस एल्कलाइज होते हैं? नहीं, सिर्फ वो बेसिस एल्कलाइज होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा गलत, तो फिर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नन ऑफ दीज लिख लो या ऑल ऑफ दीज लिख लो, थोड़ा नन ऑफ दीज लिखने में ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों सही नहीं सकते, दो ऑप्शन हो गए हमारे कट। अब बात करते हैं यहां ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि एल्कलाइज क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल बेसिस को ही तो एल्कलाइज बोला जाता है, तो सारे एल्कलाइज तो बेसिस होंगे ही होंगे, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद आगे आते हैं जैसे वहां पे हमने बात करी थी एसिड्स के केस में, क्या बात करी थी कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन किस तरह से इफेक्ट होता है बाय एडिशन ऑफ एसिड और वाटर। अगर हम एसिड या वाटर ऐड करते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, तो किस तरह से उसका जो पूरा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है, जो उसमें हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, उन पे कैसे इफेक्ट होता है। वैसे ही हम यहां बात करेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयंस पे कैसे इफेक्ट करता है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा बेस और एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखते हैं कैसे इफेक्ट करता है, इसे रब कर लेते हैं। ये बात तुमने लिखी ली होगी, इसी में लिखते रहो उसको 6 पॉइंट में ही। ठीक है, तो अब यहां बात करेंगे कि ऑन एडिंग, इसी में ऐड कर लेना इस पॉइंट में, ऑन एडिंग एक्सिस बेस टू अ बेसिक सॉल्यूशन, अगर हम एक्स्ट्रा बेस ऐड करेंगे किसी बेसिक सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑन एडिंग एक्सिस बेस टू अ बेसिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा अगर एक्सिस बेस ऐड करा जाता है किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं, एक और बात इसमें, एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर हम वाटर ऐड करते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा। वाटर अगर ऐड करोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां हो रहा था बिल्कुल सेम वैसे ही है, एसिड्स में भी तो यही हो रहा था कि अगर एक्स्ट्रा एसिड ऐड कर रहे थे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, अगर हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे थे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, ऑन एडिंग वाटर to a basic solution, the concentration of हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेस। तो हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है जब वाटर ऐड करा जाता है एक बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इन दोनों बातों को नोट कर लो। और एक और इसके बाद एक चीज और लिख लेना, जैसे वहां पे हमने लिखा था कि H3O में वो ब्रेक हो जाता है, तो बेस जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या होगा भाई। दिस ईयर एक क्वेश्चन था ना कि एसिड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक इक्वेशन लिखी है, मैंने बताया था बोर्ड एग्जाम में आया था, है ना। वैसे बेस को भी रिएक्ट करा सकते हैं हम वाटर से, जैसे NaOH है, तो देखा होगा तुमने बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है कि NaOH को अगर हम H2O में डालते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू Na+ एंड OH-। ठीक है, ऐसे ही कोई और ले लो, MgOH होल ट्वाइस ले लो, कोई और बेस ले लो, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, है ना। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, नाम पता होना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डिसोसिएट कर रहे हैं तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बेस अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक होता है ना। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसके बाद आगे आते हैं। फिर बेसिस में इतना ही था। अब इसके बाद बेसिस के बाद बात करेंगे हम पीएच वैल्यू की। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसके बाद चैप्टर पता है ना कौन सा चल रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पढ़ते पढ़ते भूल मत जाया करो। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे पीएच वैल्यू की, या सिर्फ पीएच। क्या होता है पीएच? पढ़ा होगा तुम लोगों ने पीएच क्या होता है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लो। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे बुक्स में लिखा हुआ है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब पावर ही होता है। ठीक है, तो पीएच क्या है? पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेंस का मतलब पावर होता है। और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है? पीएच। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, है ना। अब पीएच को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वैसे तो ये बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन कोई इतना मुश्किल भी नहीं है पीएच को कैलकुलेट करना। थोड़ा बहुत अगर लॉग आता है, लॉग तुम लोगों ने अभी पढ़ा भी होगा, है ना। तो मतलब मैथ्स में सर ने पढ़ाया होगा, मैथ्स में लॉग के बारे में, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉग अगर आता होगा तो तुम लोग ये कर लोगे। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। लॉग क्या है? लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, तो pH इक्वल होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक, तो इसके बाद ये pH हो गया हमारा। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो तुमसे कहा जाए कैलकुलेट द pH ऑफ .001 मोलर। मोलर मतलब मोलैरिटी दे रखी है, मतलब तुमको मोलैरिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन का एक पैरामीटर है। मैंने तुम लोगों को इस मैटर अराउंड अस प्योर में बताया था, है ना। जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे 9th क्लास का, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहां मैंने बताया था कि M से मोलैरिटी डिनोट होती है, और मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन का पैरामीटर है, कंसंट्रेशन मेजर करने का यूनिट है एक तरह से। ठीक है, तो अब तुम्हें पीएच दे रखी है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है ऑफ HCl। तो अब तुम्हें इसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, देखते हैं कैसे करेंगे पीएच वैल्यू कैलकुलेट। पीएच का फॉर्मूला क्या है हमारा? अभी बताया मैंने, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम यहां लिख सकते हैं 0.001, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, थोड़ा इसको हम लिख लेते हैं पावर्स में, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ये, है ना भाई। अगर ये पॉइंट कट करोगे नीचे 1000 आएगा, इतनी मैथमेटिक्स आती होगी। माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3। अब यहां एक लगती है लॉग की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की? लॉग की एक प्रॉपर्टी है log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। मतलब जो भी चीज पावर में होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है आगे जाके, है ना। log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। तो ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू माइनस लॉग 10। ठीक, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ये याद रखनी पड़ेगी तुम्हें कि log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 3 के। ठीक है, तो pH आ गई 3। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना pH वैल्यू को इस लेवल तक,
और इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पे कुछ और लिख दें, 0.002 लिख दें, है ना, वो 1 तक ही देंगे। ठीक है, 1 तक क्यों देंगे, क्योंकि आसान है, log 10 की वैल्यू याद रखनी है सिर्फ तुमको। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। Calculate the pH of 0.1 molar of H2SO4। 0.1 मोलर H2SO4 है, तो हमें pH वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -1, -1 इंटू माइनस लॉग 10 हो जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू मैंने बताई अभी 1 होती है, तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी pH वैल्यू। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक, इसके बाद अगर देखो, मतलब वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है इस तरह से वो आगे जाएं, अगर यहां पे वो 0.002 लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा अगर 0.002 लग जाए यहां पे, और ये कर दें कोई और एसिड कर दें, H3PO4। ठीक, तो अब यहां पे हम लगाएंगे 0.002। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बाद तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा यहां पे। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो यहां से ये, अब देखो एक और प्रॉपर्टी लगेगी यहां लॉग की, क्या अभी तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई इसमें। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी एक होती है log a इंटू बी। अगर log के साथ दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो log a इंटू बी हो गया ये, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। ठीक है, क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस को बाहर रख के log 2 प्लस log ऑफ 10 टू दी पावर -3। ठीक है, सॉरी अभी वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी थी, मैंने कह दिया प्रॉपर्टी नहीं लगी है, ये तो अभी हमने इसको खुद ही चेंज करा है। ठीक है, अब लगेगी वाली प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा माइनस बाहर रखा हुआ है और इस तरह से हमने इसको log 2 प्लस log 10 टू दी पावर -3 लिख दिया। कैसे लिख दिया, क्योंकि log a इंटू बी इक्वल होता है log a प्लस log b के। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे। log 2 की वैल्यू क्या होती है वो तुम्हें देंगे, log 2 की वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसा कुछ देते हैं, यहां पे अगर 3 आता है तो log 3 की वैल्यू देंगे, अगर यहां 4 आता है तो log 4 की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.0301, ये log 2 की वैल्यू होती है। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, ये -3 log 10 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से -3 log 10, इस वाली से जो पहले लिखी हुई थी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 3 log 10, ये पावर यहां पे आएगी और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जो पावर है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद इधर आ जाते हैं, तो अब ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, बल्कि पहले तो अंदर ही सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 0.0301 हो गया ये, माइनस ये 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये अब जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 माइनस 0.0301 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अराउंड वैल्यू तुम्हारी 2.96 समथिंग आ जाएगी। तो pH वैल्यू कितनी आ गई, अराउंड 2.96। ठीक है, तो इस तरह से तुम pH कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी चीज की pH तुम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अभी 0.04 कर दूं मैं इसको, अगर मैंने इसको 0.04 कर दिया यहां पे, ठीक है, नया क्वेश्चन बना के लिखना तुम लोग इसको, 0.004 मोलर ऑफ, और यहां ले लिया मैंने H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 ले लिया। अब यहां लिख लिया है 0.04, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, है ना,
4 इंटू 10⁻³ ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है एक तरह से, मतलब 2 समथिंग लिख सकते हैं, तो यहां मैं 8 भी ले सकता था, तो वो 2⁻³ हो जाता। ऐसा कुछ ले रहा हूं जो 2 के टर्म्स में आ जाए, ताकि log 2 के बारे में पूछे तो log 2 की वैल्यू तुमको पता हो। देखो अब ये हमारा 4 है ना, तो इसमें जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये log 4 हो जाएगा, सिंपली चल रहा है। अब log 4 की वैल्यू नहीं पता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं log 2⁻², है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, log 2⁻², और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं 10⁻³ है ना। अब प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है, कौन सी वाली, ये प्रॉपर्टी लग सकती है, क्या हो जाएगा ये 2 log 2, और यहां पे आ जाएगा -3 log 10, ठीक है, -2 log 2 और ये -3 log 10 हो गया। ये समझ में आया ना। अगर यहां कुछ भी 2 की पावर में दे रखा हो तो मुझसे अगर फॉर्म कर सकते हो, अगर 8 है तो 2⁻³ हो जाएगा, अगर यहां पे 16 है 2⁻4 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो तुम उसे बना सकते हो, इवन 1.6 है तो भी वो 16 हो जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से तुम उसे कर सकते हो। अब ये आ गया 2 log 2, ठीक, तो यहां पे तो यहां हम क्या करेंगे, -log 2 की वैल्यू 0.0301 -3 क्यों, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 - 0.0602, ठीक। अब 3 में से माइनस कर दो 0.0602 को, तो ये तुम्हारा 2.95 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 95 ही आएगा, 93 आ जाएगा बल्कि, ठीक है, देख लेना इसको। तो ये तुम्हारा ये पीएच वैल्यू आ गई अगर कंसंट्रेशन इतना दे रखा था, ठीक है। तो ये तो हो गए पीएच पे कुछ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं फिर पीएच पे क्वेश्चंस के बाद कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं पीएच की डेली लाइफ में, कि डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है और किसकी पीएच कितनी होती है। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है कि डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। देखो इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि सलाइवा का पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है, सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या होती है, ये आया था। खैर शुरू से शुरू करते हैं, कुछ चीजों की पीएच वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है वो तुम लिख लो। जैसे कि हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। इफ पीएच ऑफ रेन वाटर is below 5.6 it is called acid rain, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं अगर पीएच वैल्यू रेन वाटर की, मतलब या फिर ये पूछ सकते हैं कि रेन वाटर को हम या रेन को एसिड रेन कब बोलेंगे, उसके लिए पीएच वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए 5.6 होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसके बाद। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में कि पीएच वैल्यू माउथ की कितनी होती है। पीएच वैल्यू माउथ की कितनी होती है जब टूथ डिके स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टूथ डिके स्टार्ट्स, ये क्वेश्चन आ चुका है कि टूथ डिके जब स्टार्ट होता है तो माउथ की पीएच कितनी होती है उस टाइम पे। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच फॉल्स बिलो 5.5। तो जब पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे गिर जाती है
तो हम कह सकते हैं कि टूथ डिके स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और भी बहुत सी पीएच वैल्यूज दे रखी हैं तुम्हारी बुक में, जैसे कि हमारी बॉडी कब कौन से पीएच वैल्यू में अच्छे से काम करेगी, हमारी बॉडी किस पीएच रेंज में काम करती है। तो हमारी बॉडी काम करती है 7 to 7.8 की पीएच रेंज में। ठीक है, तो आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन pH range of 7 to 7.8। ठीक है, तो ये pH वैल्यू है हमारी बॉडी जिस pH रेंज में सही काम करेगी 7 to 7.8 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे आते हैं, और क्या क्या दे रखा है pH की इंपॉर्टेंस में, कि गैस्ट्रिक जूसेस की pH वैल्यू क्या होती है। तो गैस्ट्रिक जूसेस की pH वैल्यू होती है 1.2, ये दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके बाद प्योर वाटर, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो याद रखना बहुत जरूरी है। प्योर वाटर और ब्लड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 2.2 होती है। ठीक है, 2.2 कह रहा हूं, 7.4 होती है इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। इसके बाद प्योर वाटर के बाद आगे आते हैं, प्योर वाटर और ब्लड हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच दे रखी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ठीक है, वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज, इसकी पीएच तो वैसे पहले पीएच देख लेते हैं, पीएच इसकी 10 होती है। ठीक है, वो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है MgOH होल ट्वाइस। और ये बल्कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो पूछा ही पूछा था, एक और सवाल बनता है यहां पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस चीज की तरह काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम करता है एंटासिड की तरह, वर्क्स एज एन एंटासिड। ठीक है, एंटासिड क्या है, एंटासिड मेडिसिन होती हैं जो एसिडिटी को दूर करने के लिए ली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एंटासिड की तरह काम करता है। और भी चीजें एंटासिड के लिए यूज होती हैं। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा भी एंटासिड की तरह यूज होता है। और क्या दे रखा है बुक में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू दे रखी है, वो भी नोट कर लो, ये तो कर ही ली होगी रेन वाटर वाली। हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे थे, इसके बाद तो ये एंटासिड की तरह काम करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू होती है 14। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू 14 होती है। इवन लेमन जूस की भी दे रखी है, तो लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू दे रखी है वो 2.4 दे रखी है। ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार, लेमन जूस में थोड़ा डाउट है। 2.2 दे रखी है लेमन जूस की पीएच इन्होंने एनसीईआरटी में। ठीक है, कहीं कहीं वेरी कर जाती है, कुछ बुक्स में कुछ दे रखी है, कुछ बुक्स में कुछ दे रखी है। खैर तुम्हें एनसीईआरटी वाला याद रखना है, तो एनसीईआरटी में लेमन जूस की पीएच 2.2 दे रखी है। ठीक है, तो बस यही पीएच वैल्यूज तुम्हारी बुक में दे रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं सम इंपॉर्टेंट एसिड्स पे, जो डेली लाइफ में एसिड्स यूज होते हैं हमारे, उन पे आते हैं इसके बाद। ठीक, यहां से शुरू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एसिड्स इन डेली लाइफ। तो किन एसिड्स का कहां कहां यूज है या फिर कहां कहां पाए जाते हैं डेली लाइफ में। अब क्वेश्चन ये आया था
एक बार कि आंट जो चींटी होती है एंट, वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है जब वो काटती है तो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एन एंट इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? मिथेनोइक एसिड कह सकते हैं या फिर फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है जब एक एंट हमारे बाइट करती है तो। ठीक है, अच्छा यहीं पे इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक, कार्बन एंड कंपाउंड्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे। कार्बन एंड कंपाउंड्स में मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है जो कि होता है HCOOH। ठीक है, तो ये मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद यही मिथेनोइक एसिड नेटल लीव्स भी इंजेक्ट करती हैं। बुक में एक प्लांट दे रखा है नेटल लीव्स प्लांट। नेटल लीफ प्लांट क्या करता है कि फॉरेस्ट वगैरह में एक मतलब कांटेदार प्लांट होता है जिसमें मतलब कि हाँ कांटे होते हैं। ठीक है, तो वो कांटा जो है मतलब अगर वो चुभ जाता है तो वो भी मिथेनोइक एसिड ही इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो हम नेटल लीव्स प्लांट के बारे में भी लिख लेते हैं कि नेटल लीव्स प्लांट कौन सा इंजेक्ट करता है। नेटल लीव्स प्लांट इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो नेटल लीव्स प्लांट भी मिथेनोइक एसिड ही इंजेक्ट करता है। और यहां पे इसी के साथ में एक और चीज दे रखी है। क्या चीज दे रखी है कि अगर कहीं हम जाएं ट्रैकिंग वगैरह पे और ये नेटल लीव्स प्लांट, नेटल लीव्स हमारे चुभ जाएं और मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाए अंदर, तो उसको मतलब उसको अगर ठीक करना है तो कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक कैसे कर सकते हैं? नेटल लीव्स प्लांट जो होता है उसके साइड में ही एक और प्लांट उग रहा होता है। ठीक है, उसके साइड में ही एक और प्लांट लगा होता है जिसको हम डॉग प्लांट लेते हैं, डॉग प्लांट कहते हैं। वो डॉग प्लांट जो है उसकी लीव्स को अगर हम इसके इंजेक्टेड एरिया पे रब करें तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, तो डॉग प्लांट जो होता है वो इसी के पास पाया जाता है। तो रबिंग द एरिया विद डॉग प्लांट्स लीव्स कैन गिव रिलीफ टू द एरिया वेयर नेटल लीफ प्लांट इंजेक्ट्स। ठीक है, तो जिस भी पार्ट में, हाथ में या पैर में कहीं पे भी नेटल लीव्स प्लांट ने अगर इंजेक्ट किया है, अगर उसने मतलब काट लिया है कह सकते हो, तो क्या करेंगे वहां पे हम डॉग प्लांट की एक पत्ती तोड़ेंगे और उसको रब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डॉग प्लांट ग्रोज बिसाइड नेटल लीव्स प्लांट। तो नेटल लीव्स प्लांट के साथ में ही साइड में ही होता है ये नेटल लीव्स प्लांट लीव्स ऑफ, या रबिंग करके मतलब इस तरह से लिख लेते हैं, इफ वी रब डॉग प्लांट्स लीव ऑन इंजेक्टेड एरिया, जहां पे उसने इंजेक्ट करा है नेटल लीव्स ने, ये अफेक्टेड एरिया कुछ भी लिख सकते हो, कैन गिव रिलीफ। ठीक है, तो उससे हमें आराम मिल सकता है अगर डॉग प्लांट की लीफ को हमने रब कर लिया उस एरिया पे जहां पे नेटल लीव्स प्लांट ने इंजेक्ट करा है। ठीक है, तो ये नेटल लीव्स प्लांट के बारे में हो गया कि मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, एक और चीज दे रखी है बुक में कि वीनस जो है, वीनस एक प्लैनेट है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी नोट कर लेते हैं कि प्लैनेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस। ठीक है, प्लैनेट वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। ठीक, एटमॉस्फेयर ऑफ, तो इस बात को भी लिख लो, एटमॉस्फेयर ऑफ planet Venus is made up of
येलो एंड व्हाइट क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, येलो और व्हाइट क्लाउड से बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के, येलो एंड व्हाइट क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्लैनेट वीनस का किससे बना हुआ है? येलो एंड व्हाइट क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये एक दो पॉइंट्स और हैं बुक में, जैसे कि एक जगह हाँ एक और चीज पूछी गई है कि टूथ वो तो चलो उस समय बाद में डिस्कस कर लूंगा। एसिड्स के बारे में थोड़ी चीजें और देख लेते हैं, जैसे कहां कहां और कौन से एसिड पाए जाते हैं। अभी एसिड्स को ही देखते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहां पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टार्मरिन में। ठीक है, टार्मरिन किसे बोलते हैं? इमली को। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए पढ़ना जरूरी है कि टार्ट्रिक एसिड टार्मरिन में है और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में है। सीट्रिक एसिड के बारे में भी दे रखा है। सीट्रिक एसिड है ऑरेंज या फिर लेमन में। ऑरेंज और लेमन में सीट्रिक एसिड होगा। और देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है बुक में, क्योंकि ज्यादा भी हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है। विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सीट्रिक एसिड लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। विनेगर क्या होता है? विनेगर सिरके को बोलते हैं। ठीक है, तो सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक, और मेरे ख्याल से एंटिस्टिंग का मैंने बता दिया, लेमन का बता दिया, और कर्ड का देख लो, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक, ठीक, तो ये कुछ एसिड्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो याद रखने हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं सी में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में? एक पॉइंट ही रह गया है, बल्कि पॉइंट तो मैंने सारे कवर कर ही दिए हैं। देख लूं कुछ अगर इसमें और कुछ बचा नहीं है ऐसा। यहाँ पीएच टूथ दिखे हो गया, सब चीज़ें ठीक है, हो ही गई हैं। ठीक 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 है, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट ये बचा है कि इसी में एक जगह लिखा हुआ था, जब हम बात कर रहे थे कि माउथ का पीएच जब 5.5 से नीचे चला जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है ना, ये बात कर रहे थे। तो उसी में एक पॉइंट यहां दे रखा है कि टूथ एनेमल जो होता है, टूथ एनेमल का क्या मतलब है? टूथ एनेमल जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है टीथ का, ठीक है, वो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, बल्कि लिखो इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्या फॉर्मूला होगा कैल्शियम फॉस्फेट का? कैल्शियम फॉस्फेट Ca कैल्शियम, फॉस्फेट PO4, तो ये हो जाएगा CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, हो सकता है हम फॉर्मूला लिख के देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें थी, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ था कि पीएच क्या होती है। और पहले तो हमने पीएच पढ़ा, फिर उसके बाद पीएच पे कुछ क्वेश्चंस करे पीएच वैल्यू निकालने के लिए, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ा डेली लाइफ में। तो कुछ पीएच वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, याद करनी पड़ेंगी। तो पीएच वैल्यूज याद कर लेना, वरना वहां पूछ सकते हैं, क्योंकि पीएच वैल्यू जब वो माउथ एक बार पीएच वैल्यू आ चुकी है और एक बार एसिड भी आ चुका है, मेथेनोइक एसिड वाला क्वेश्चन, जितने भी एसिड्स दे रखे हैं बुक में वो सारे याद रखने हैं तुमको। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्वेश्चन आ चुका है, वहां से ये इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, मेथेनोइक एसिड वाला जो था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अब तक वहां से बन चुके हैं।
कौन कौन से बन चुके हैं कि एंटिस्टिंग में कौन सा एसिड होता है, एक तो ये बना था, है ना, और दूसरा क्या बना था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, या एंटासिड की तरह इसमें से कौन सा यूज होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन बना था, तीसरा क्वेश्चन वो बना था कि पीएच वैल्यू माउथ की कितनी हो जाती है जब टूथ डिके स्टार्ट होता है, तो है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस वहां से बन चुके हैं और क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वहां से, ठीक है। तो उसको, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना और वहां आसपास बॉक्स में जितनी भी चीजें दे रखी हैं सबको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पीएच की बात। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स देख लेते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स पे आ जाते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, अभी तक हमने एसिड्स पढ़ा, बेसिस पढ़ा। अच्छा, यहां पे पीएच में एक चीज रह गई कि अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 है, ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में है तो एसिड होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा, 7 के आसपास भी वैसे न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी ऐड कर लेना। और 7 to 14 क्या होगा, 7 to 14 बेस होगा, ठीक है। अगर pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, 7 से कम है तो हम कहेंगे कि वो एसिड है। अगर 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा और 7 to 14 पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी ये ध्यान में रखना कि कब बेसिक होगा और कब एसिडिक होगा। जैसे भी हमने पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड की तरह काम करता है तो वो बेसिक होता है, उसकी पीएच वैल्यू 10 थी तो वो बेसिस की रेंज में आ गया, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू 14 पड़ी थी हमने। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, बहुत देर से हम कह रहे हैं कि बेस है ना, NaOH के बहुत से एग्जाम्पल्स लिए हुए। तो NaOH की वैल्यू कितनी थी, पीएच वैल्यू 14 थी, तो 14 भी बेस होता है, ठीक है। तो बेसिस क्या होते हैं, 14, 7 to 14 होते हैं, और एसिड क्या होते हैं, 0 to 7 तक होते हैं पीएच वैल्यू इनकी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट्स पे आते हैं। तो सॉल्ट्स के बारे में, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। एसिड्स कैसे थे, एसिडिक थे, मतलब उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है, और बेसिस की 7 से ज्यादा होती है। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू अराउंड 7 ही रहती है, ठीक है। तो सॉल्ट्स की पीएच वैल्यू अराउंड 7 ही रहती है, ठीक। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ये सॉल्ट की पीएच वैल्यू के बारे में बात हो गई। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट हम लिखेंगे न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, है ना। ये तो करा था हमने, एसिड और बेस मिलाए क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है हमने। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड्स, न्यूट्रल कंपाउंड्स formed by reaction of acids and bases। एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी हैं इसके बाद, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में पहले हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बने, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनते हैं जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। और इसमें आगे एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो हो जाएगा, जैसे HCl ले लिया, है ना। HCl को रिएक्ट कराएंगे NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा सकते हैं HCl को, NaOH, क्या बन जाता है ये, NaCl plus H2O। ये रिएक्शन हम लिख चुके हैं पहले भी, है ना।
कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो NaCl जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है और वो किससे बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से। और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं इसके, जैसे कि H2SO4 ले लो, H2SO4 प्लस KOH ले लेते हैं, NaOH भी ले सकते हैं यहां पे। तो ये क्या बन जाएगा? K2SO4 बन जाएगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बैलेंस कर देते हैं इसको। ठीक, तो यहां पे क्या है? बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर वाला ही रिएक्शन है। लेकिन हम यहां क्या बता रहे हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक हो, जिसको ब्रेक करने के बाद, वाटर में डिसोसिएट करने के बाद ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस जिससे मिले, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे? जिससे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस मिले। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर साथ में लिखना चाहो तो वो भी लिख लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ठीक है, कोई पूछ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरह से आप किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू उसकी बहुत कम हो। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? जब पीएच वैल्यू 1 होगी, 2 होगी या 0 होगी, 0 के आसपास होगी, है ना। तो 1, 2, 3 वाले पीएच वैल्यू वाले क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे, इवन 1 और 2 वाले ही सिर्फ। ठीक है, तो लोएस्ट पीएच वाले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है। द एसिड्स विच हैव लोएस्ट पीएच वैल्यू, हम लिख सकते हैं द एसिड्स which have lowest pH value, जिनकी pH वैल्यू कम होती है। ठीक है, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, और या फिर द एसिड्स हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या हैविंग हाई कंसंट्रेशन लिखो पहले तो। सिर्फ हाई कंसंट्रेशन का मतलब ही ये होता है कि ब्रेक होने के बाद वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। एसिड्स हैविंग हाई कंसंट्रेशन, जिनका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन हाई होगा लेकिन पीएच वैल्यू लो होगी। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन एंड लो पीएच वैल्यू, जिनकी पीएच वैल्यू कम हो और कंसंट्रेशन हाई हो, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और यहां से एक और बात समझ में आती है कि पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। किसका? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें एक बात और जोड़ लेना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब है? ज्यादा हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक होना। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा यहां पे? कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो पीएच क्या है? पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H+ के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएच वैल्यू जितनी कम है उतना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है ना। और पीएच वैल्यू जितनी कम हो, जितनी ज्यादा होगी, उतना कम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के, कि जितना ज्यादा तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाइड्रोजन का, उतनी पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात यहां समझ में आ गई होगी। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर लेते हैं इसके बाद कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होंगे जिनकी पीएच वैल्यू हाईएस्ट होगी, जिनकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा का क्या मतलब है कि 14 के आसपास होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेसिस
which have high pH values तो जिन कंपाउंड्स की, जिन केमिकल्स की पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। तो हाई पीएच वैल्यू कह दिया यहां पे हमने, ठीक है। अब यहां क्या था कि एसिड में कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का ज्यादा होता है। वो एसिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। यहां स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे? द बेसिस विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। वहां पे H+ आयंस था, यहां पे OH- आयंस होगा कि हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन बेसिस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH- आयंस। तो वो बेसिस जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोक्साइड आयंस का, और दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं? एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस बेसिस में भी होते हैं लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले कम होता है, इसीलिए ये हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होते हैं और ये बेसिस कहलाते हैं, ठीक है। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात करी कि पीएच वैल्यू हाई होगी और कंसंट्रेशन ऑफ OH- भी हाई होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं, इधर की तरफ लिख लेते हैं कि पीएच वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। तो पीएच वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस के। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा OH- आयंस का उतनी ज्यादा होगी पीएच वैल्यू बेसिस की, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 7 से लेके 14 के बीच में होती है पीएच वैल्यू बेसिस की, है ना, यही बताया था। तो यहां पे भी हमने क्या पढ़ा कि सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन से सॉल्ट्स थे। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, या अभी इसको इतना ही रखते हैं, सेकंड लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप के सॉल्ट्स, है ना, क्योंकि रह जाएगा वरना वो पे। तो अभी हमने कौन से पढ़े? अभी न्यूट्रल सॉल्ट्स पढ़े हमने। न्यूट्रल सॉल्ट्स में क्या था? न्यूट्रल सॉल्ट्स किससे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेसिस से। उसमें हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। तो यहां तक ही रखते हैं इसको, बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में, ठीक है।